नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है। मैं एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग स्टैक के बारे में पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में ये 16वां लेक्चर है, जिसमें आप स्टैक के बारे में, स्टैक के बेसिक्स के बारे में और स्टैक से रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर का जो आउटलाइन है, हम सबसे पहले ये देखेंगे व्हाट इज़ अ स्टैक, फिर हम देखेंगे what are the primitive operations possible on the stack, and finally we will see some of the applications of the stacks. So stack, अगर आप एक डिनर पार्टी में गए हैं और उस डिनर पार्टी में आपको प्लेट्स सर्व की जानी है, बुफे सिस्टम है जिसमें प्लेट्स आप पिक करेंगे और अपना डिनर आइटम अपने प्लेट में खुद से सेलेक्ट करेंगे। आपके प्लेट्स के पिक करने से पहले किसी एक पर्सन ने उन प्लेट्स को अरेंज किया होगा। प्लेट्स को अरेंज करने के लिए उसने वन ओवर द एबव इस तरह से प्लेट्स को रखा होगा। सबसे लास्ट में जो उसने प्लेट रखा होगा, आप वही प्लेट सबसे पहले पिक करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो स्टैक ऑफ प्लेट है वो एक स्टैक की तरह से बिहेव कर रहा है, जिसमें कि सबसे लास्ट में ऐड किया गया प्लेट सबसे पहले रिमूव हो रहा है। तो स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे लास्ट में ऐड किया गया डाटा आइटम सबसे पहले रिमूव किया जाता है। सो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो स्टैक्स आर द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स इनटू विच आइटम्स मे बी इंसर्टेड और रिमूव फ्रॉम द सेम एंड कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। सो हमारे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों सेम एंड से होते हैं, जिसको हम टॉप ऑफ द स्टैक कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है वो लैंगसम एंड टेनेनबाउम बुक से लिया गया है। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें, सो ये हमारे लिए एक एम्प्टी स्टैक है। ये हमारे लिए एक एम्प्टी स्टैक है जिसमें कोई भी डाटा आइटम्स नहीं है। हमने एक डाटा आइटम डाला ए, तो हमारा टॉप ये हो गया। अगर हमने एक और डाटा आइटम डाल दिया बी, जो कि ए के ऊपर आया, तो हमने कहा टॉप ये हो गया। हमने एक और डाटा आइटम ए और बी के ऊपर डाल दिया सी, तो हमने कहा टॉप यहां पे हो गया। तो अभी तक हमने इंसर्शंस किए हैं और टॉप पोजीशन हमारा अकॉर्डिंगली चेंज कर रहा है। इंसर्शन टॉप पोजीशन पे हो रहा है। अगर हम कोई डाटा आइटम रिमूव करें, तो सबसे पहले जो डाटा आइटम रिमूव होगा वो टॉप वाला डाटा आइटम रिमूव होगा और सी सबसे पहले रिमूव हो जाएगा। सी के रिमूव के बाद टॉप यहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम एक बार फिर से डिलीशन करें तो टॉप वाला डाटा आइटम डिलीट होगा, मतलब बी डिलीट होगा और टॉप हमारा शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पे। तो इसका मतलब है कि जो इंसर्शन और डिलीशन प्रोसेसेस हो रहे हैं वो टॉप पे हो रहे हैं। अगर हम फिर से एक बार देखें इस एग्जांपल को, तो सबसे पहले डेटा आइटम ए इंसर्ट हुआ था, उसके बाद बी का इंसर्शन हुआ, उसके बाद सी का इंसर्शन हुआ, और जब हम रिमूवल किया, जब डिलीशन हमने किया, तो सबसे पहले सी का डिलीशन हुआ, फिर उसके बाद बी का डिलीशन हुआ। तो ये जो ऑर्डर फॉलो कर रहा है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो डाटा आइटम सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है, वही डाटा आइटम सबसे पहले रिमूव किया जा रहा है। सो यहां पे डेफिनेशन में हम एक बार फिर से देखें तो स्टैक्स आर दी ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब है कि इसमें वो ऑर्डर फॉलो हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो स्टैक्स आर द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स इनटू विच आइटम्स मे बी इंसर्टेड और रिमूव्ड फ्रॉम द सेम एंड कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। सो टॉप हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्टैक से रिलेटेड, और सारे इंसर्शन और सारे डिलीशन प्रोसेसेस टॉप पे होते हैं। स्टैक में जो प्रिमिटिव ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं वो हैं पुश। पुश का मतलब है इंसर्शन। अगर मुझे किसी स्टैक में कोई डाटा आइटम इंसर्ट करना है तो हम कहेंगे कि ये पुश ऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल, ये एक एम्प्टी स्टैक है जिसमें कोई भी डाटा आइटम्स इनिशियली नहीं है। अगर हम इसमें एक डाटा आइटम डालते हैं तो एक डाटा आइटम्स, पहला डाटा आइटम हमारा ए यहां पे आता है, और ये जो डाटा आइटम आ रहा है इसको हम कहेंगे कि ये टॉप पोजीशन है।
तो डाटा आइटम के को इंसर्ट करने का जो प्रोसेस है हम इसको पुश कहते हैं। अब हमने बी को पुश किया, अब हमने सी को पुश किया, सी को पुश किया तो टॉप हमारा यहां हो गया। ओके, सो डाटा आइटम को इंसर्ट करने का जो प्रोसेस है हम इसको पुश कहते हैं। अगर हमें डाटा आइटम्स को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो इस ऑपरेशन को हम कहेंगे पॉप। फॉर एग्जाम्पल इस स्टैक में अभी डाटा आइटम्स मेरे पास ए बी सी हैं। अगर हम एक डाटा आइटम इसमें से रिमूव कर दें, टॉप डाटा आइटम जो कि सी है, तो मेरे पास डाटा आइटम्स बचेंगे ए और बी। तो सी के डिलीशन का जो प्रोसेस था या टॉप एलिमेंट के डिलीशन का जो प्रोसेस था उसको हमने एक स्टैंडर्ड नाम दिया, वो है पॉप। अगर मेरे पास डाटा आइटम्स ए और बी हैं मेरे स्टैक में और इसमें से मैं टॉप एलिमेंट को केवल रीड करूं और डिलीट ना करूं, मैंने देखा कि इस स्टैक में टॉप एलिमेंट बी है, मुझे टॉप एलिमेंट को रीड करके रिटर्न कर देना है। तो अगर मैं केवल टॉप आइटम को रीड करके रिटर्न कर दूं तो इस ऑपरेशन को हम कहेंगे स्टैक टॉप ऑपरेशन या पीप ऑपरेशन। इन सम ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड दैट this is defined as the stack top operation, and in some of the books you can see that this is defined as the peep operation. So आपने जो डाटा आइटम्स इसमें इंसर्ट किया है, टॉप पे जो भी एलिमेंट्स जो भी एलिमेंट अवेलेबल है, स्टैक टॉप ने उस एलिमेंट को रिटर्न कर दिया। अगर हमारे पास एक स्टैक है जिसमें ए और बी डाटा आइटम पड़ा है, अगर मैं इस पे पॉप ऑपरेशन करूं तो मेरे पास ए डाटा आइटम बचेगा और टॉप भी यहीं पे होगा। अगर मैं एक बार फिर से डिलीशन करूं, फिर से पॉप ऑपरेशन करूं, तो मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि ए डाटा आइटम के रिमूवल के बाद मेरे स्टैक में कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमें यह चेक करना है कि यह हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, तो हमारे लिए एक फंक्शन है या एक प्रिमिटिव ऑपरेशन है जिसको हम एम्प्टी कहते हैं। ये एक चेक है जो ये चेक करता है कि क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पॉप ऑपरेशन करना है, तो पॉप ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि कहीं मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो रिमूवल पॉसिबल नहीं होगा, तो हम पॉप ऑपरेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे वहां पे और कोई भी आइटम डिलीट करके रिटर्न नहीं करेंगे। सो एम्प्टी फंक्शन एक बूलियन फंक्शन है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में होगा। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं स्टैक के। वैसे आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस अपने सराउंडिंग में देखे होंगे। फॉर एग्जांपल स्टैक ऑफ प्लेट्स, सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया था। अगर किसी एक पार्टी में प्लेट्स को अरेंज किया जा रहा है तो सबसे पहले ये वाली प्लेट रखी गई होगी टेबल पे, उसके ऊपर ये वाली 2 नंबर की प्लेट रखी गई होगी, उसके बाद 3 नंबर की प्लेट, उसके बाद 4 नंबर की प्लेट, और जब हम इसको पिक करते हैं, जब हम इसको रिमूव करते हैं डिनर लेने के लिए, डिनर को सर्व करने के लिए जब हम प्लेट्स को रिमूव करते हैं तो सबसे पहले 4 नंबर की प्लेट रिमूव की जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे लास्ट इन, मतलब कि जो सबसे लास्ट में डाटा आइटम वो लास्ट प्लेट थी, और सबसे पहले जब हम इसको रिमूव कर रहे हैं तो 4 नंबर की प्लेट को ही रिमूव करेंगे। जब 4 नंबर की प्लेट रिमूव हो जाएगी तो नेक्स्ट प्लेट जो रिमूव होगी वो होगी 3 नंबर की प्लेट। तो इसका मतलब है कि यहां पे लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है। किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर आप देखें तो बहुत सारे कार्टन्स रखे होते हैं, बहुत सारा स्टॉक अप करके रखते हैं वो, और जैसे ही किसी रैक में स्टैक फिनिश होता है, कार्टन में से सामान निकाल के उन रैक्स को फिल किया जाता है। तो अगर हम ये देखें ध्यान से कि स्टैक, ये जो कार्टन्स हैं वो किस तरह से रखे गए होंगे डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो वन अबव द अदर रखा गया होगा। इसका मतलब है कि एक नंबर, अगर हम मान लें कि ये कार्टन है, तो जो दूसरा कार्टन रखा गया होगा वो एक के ऊपर रखा गया होगा, और जो तीसरा कार्टन रखा गया होगा वो 2 नंबर कार्टन के ऊपर रखा गया होगा। और जब हम रिमूव करेंगे इन कार्टन्स को तो सबसे पहले ये वाला कार्टन रिमूव होगा। इसका मतलब कि 3 नंबर कार्टन को हम सबसे पहले रिमूव करेंगे। तो यहां पे भी स्टैक का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। एक और एप्लीकेशन देखते हैं। मान लीजिए कि आप किसी सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप पेंट ब्रश में काम कर रहे हैं। पेंट ब्रश में काम करते करते आपने ऑब्जर्व किया या आपने रियलाइज किया कि आपने थोड़ी सी गलती कर दी। तो अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी है
तो उस गलती को आप रिमूव करना चाहेंगे, हटाना चाहेंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अंडू करेंगे। तो अंडू करते ही जो भी आपने रीसेंट एक्टिविटी की है वो रीसेंट एक्टिविटी रिमूव हो जाएगी। मान लीजिए कि आप नोट पैड में वर्क कर रहे हैं, नोट पैड में आपने कुछ टाइप किया, टाइप करने के बाद आपने ये रियलाइज किया कि मैंने गलत कैरेक्टर टाइप कर दिया, तो फिर आप अंडू करेंगे। अंडू का एक शॉर्टकट कंट्रोल Z होता है। अगर आपने कंट्रोल Z या अंडू ऑपरेशन किया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी लास्ट कैरेक्टर टाइप्ड है वो आपका इरेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अखिलेश लिखा तो मेरा अंडू ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग H रिमूव हो जाएगा या H इरेज हो जाएगा। तो कोई किसी भी सॉफ्टवेयर में आप कोई एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी के दौरान इफ यू रियलाइज दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, इन दैट केस यू कैन अनडू द चेंजेस दैट यू हैव मेड रिसेंटली। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक विंडो है, एक स्क्रीन है, और आप उस स्क्रीन पे एक एक करके कोई विंडो ओपन करते जा रहे हैं, तो सबसे लास्ट में जो विजिबिलिटी होगी स्क्रीन पे वो लास्ट ओपन विंडो की होगी। फॉर एग्जांपल आपने 1 नंबर विंडो ओपन किया तो विजिबिलिटी 1 नंबर विंडो की है। अगर आपने 2 नंबर विंडो ओपन किया तो स्क्रीन पे विजिबिलिटी 2 नंबर विंडो की है, और अगर आपने एक और विंडो ओपन कर दिया तो 3 नंबर की विजिबिलिटी है। तो विजिबिलिटी सबसे टॉप पे उस विंडो की है जो आपने सबसे लास्ट में ओपन किया था। और अगर आप रिमूव ऑपरेशंस करें तो सबसे पहले रिमूवल किसका होगा, या क्लोज करें इस विंडो को, तो सबसे पहले आपको 3 नंबर विंडो को क्लोज करना होगा, एंड देन आप 2 नंबर पे आ जाएंगे, विजिबिलिटी 2 की हो जाएगी। अगर आप 2 को भी क्लोज कर दें तो विजिबिलिटी आपकी 1 नंबर विंडो की हो जाएगी। तो विजिबिलिटी ऑफ विंडोज ऑन द स्क्रीन इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टैक। सिमिलरली रिसेंटली आपने व्हाट्सएप भी यूज करना शुरू किया होगा। जब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो मैसेजेस की जो डिलीवरी होती है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में होती है, लेकिन मैसेजेस की जो विजिबिलिटी होती है, 2 अलग अलग चीजें हैं, मैसेज की डिलीवरी और मैसेज की विजिबिलिटी। तो डिलीवरी तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में होगी, लेकिन विजिबिलिटी सबसे लास्ट में आपको कौन सा मैसेज दिखेगा, जो सबसे स्टार्टिंग में आपको वो मैसेज दिखेगा जो सबसे लास्ट में आपको भेजा गया है। अगर मेरे पास 4 मैसेजेस आ रहे हैं, 1 बजे एक मैसेज आया, 2 बजे एक मैसेज आया, 3 बजे एक मैसेज आया और 4 बजे एक मैसेज आया, तो सबसे पहले विजिबिलिटी 4 बजे वाले मैसेज की होगी, टॉप पे विजिबिलिटी 4 बजे वाले मैसेज की होगी। तो यहां पे भी स्टैक के प्रिंसिपल पे वर्क किया जा रहा है, दैट इज द विजिबिलिटी ऑफ मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप। एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स फॉर फंक्शन कॉल्स, जब आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन से रिलेटेड एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेमोरी रीजन में बनता है। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड का जो मैनेजमेंट है वो भी स्टैक बेस्ड ही है। इसको हम लोग और डिस्कशन करेंगे जब हम लोग रिकर्शन पढ़ रहे होंगे। एक और एप्लीकेशन रिकर्शन जो कि इससे रिलेटेड है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ फंक्शन कॉल्स। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आप फैक्टोरियल 5 का एक रिकर्सिव प्रोसेस बनाते हैं, इस रिकर्सिव प्रोसेस में फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 को कॉल कर लेगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 को कॉल करेगा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 को कॉल करेगा, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 को कॉल करेगा, और जब आप रिटर्न करना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फैक्टोरियल 1 का रिटर्न होगा, देन फैक्टोरियल 2 का रिटर्न होगा, देन फैक्टोरियल 3 का रिटर्न होगा, देन फैक्टोरियल 5 का रिटर्न होगा। फाइनल जो रिटर्न हमारा होगा वो फैक्टोरियल 5 का रिटर्न होगा। तो इसका मतलब द ऑर्डर इन विच वी हैव कॉल्ड द रिकर्सिव फंक्शंस, the return statements are made just in the opposite order. So here also the last in first out operations are followed. आपने सबसे पहले फैक्टोरियल 5 के लिए कॉल किया और सबसे लास्ट में आपने फैक्टोरियल 1 के लिए कॉल किया, लेकिन जब रिटर्न हुआ तो सबसे पहले फैक्टोरियल 1 के लिए रिटर्न हुआ। सो हियर वी आर फॉलोइंग दी लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। इसके अलावा ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं हम इनको एक एक करके आज देखेंगे, कुछ इसके लिए एल्गोरिथम्स भी बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फाइंडिंग द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, कोई एक स्ट्रिंग गिवन है तो हम उसको रिवर्स कर दें, इसको भी हम स्टैक के थ्रू कर सकते हैं। पैलिंड्रोम चेक, हम ये चेक करें कि कोई एक स्ट्रिंग या कोई एक नंबर क्या पैलिंड्रोम है। डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ये भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। टू चेक इफ द गिवन एक्सप्रेशन हैज द बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, इसको भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ द पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशंस, आगे के लेक्चर में स्टैक में हम लोग पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे
और इन पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशंस के कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन और इसके इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टैक का यूज करेंगे। और फाइनली बैक ट्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने सोल्यूशन फाइंड करने के लिए थोड़े स्टेप्स आगे चल दिए हैं, लेकिन आपको लगा कि अब हम कुछ गलती कर रहे हैं, तो आप बैक ट्रैक करेंगे और प्रीवियस स्टेप्स पे आएंगे और अपने सोल्यूशन को रीडिफाइन करेंगे। सो बैक ट्रैकिंग प्रोसेस में भी स्टैक का यूज होता है, जिसमें कि पुराने मूव्स या पिछले सॉल्यूशंस को या पिछले स्टेप्स को हम स्टैक में स्टोर करके रखते हैं। तो आइए हम इन एप्लीकेशंस में से कुछ एप्लीकेशंस को एल्गोरिथम के फॉर्म में एक एक करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रिंग है ARUSH, आरुष, ये एक स्ट्रिंग है और आपको रिवर्स करना है इसको। तो आप क्या करेंगे, एक एम्प्टी स्टैक ले लीजिए। एम्प्टी स्टैक में सबसे पहले ए कैरेक्टर को पुश कर दीजिए, फिर आर को पुश कर दीजिए, फिर यू को पुश कर दीजिए, फिर एस को पुश कर दीजिए और फिर एच को पुश कर दीजिए। तो आपने हर एक कैरेक्टर को इस स्ट्रिंग के 1 बाय 1 इस स्टैक में पुश कर दिया। ये हमारा टॉप है। जब सारे कैरेक्टर्स पुश हो गए, देन इनको 1 बाय 1 हम पॉप करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव करेंगे तो सबसे पहले एच रिमूव होगा। एच के रिमूवल के बाद हमारे पास स्टैक ऐसा आएगा। तो एच हमारे लिए पहला कैरेक्टर है जो रिमूव हुआ है या पॉप हुआ है। इसके बाद एस को हम पॉप कर देंगे, इसके बाद यू को हम पॉप कर देंगे, इसके बाद हम आर को पॉप कर देंगे और इसके बाद हम ए को पॉप करेंगे। और ये जो स्ट्रिंग हमें मिली वो रिवर्स्ड स्ट्रिंग है। तो हमने इन कैरेक्टर्स को जो पॉप किया 1 बाय 1 तब तक पॉप किया जब तक कि मेरा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। तो इस एल्गोरिथम को देखिए, इसमें हमें एक स्ट्रिंग गिवन है और हमें चेक करना है कि हमें इस स्ट्रिंग का रिवर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने एक स्टैक इनिशियलाइज कर लिया, एक स्टैक लिया एस और उसको इनिशियलाइज कर लिया। इनिशियलाइजेशन का मतलब यह है कि हम इनिशियली एम्प्टी स्टैक के साथ चलेंगे। देन हमने एक आई और एक जे वेरिएबल्स लिए जिसको 0 से इनिशियलाइज कर लिया। जब तक मेरे स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं, वैलिड कैरेक्टर्स हैं, उन सभी कैरेक्टर्स को हमने स्टैक पे पुश कर लिया। अगर हमने स्ट्रिंग के ith कैरेक्टर को, मतलब कि हम i इक्वल्स टू 0 से चल रहे हैं, अगर ये स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग में ये 0 इंडेक्स वाला कैरेक्टर है, ये 1 इंडेक्स वाला कैरेक्टर है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, और सबसे लास्ट में मेरे पास नल कैरेक्टर होगा। तो जब तक मुझे स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर नहीं मिलता, मैं हर कैरेक्टर को स्टैक में पुश कर ले रहा हूं। और जैसे ही मैं फर्स्ट कैरेक्टर को स्टैक में पुश कर रहा हूं, मैं सेकंड पे चला जा रहा हूं। जैसे मैं सेकंड पे को पुश कर ले रहा हूं, मैं थर्ड कैरेक्टर पे जा रहा हूं। इसके लिए मैंने i++ लिया है। सो i आइटरेट कर रहा है इस स्ट्रिंग पे। जैसे मैं सारे कैरेक्टर्स पुश कर लूंगा, मैं उन कैरेक्टर्स को 1 बाय 1 पॉप करूंगा और 1 बाय 1 पॉप करने के बाद इसी स्ट्रिंग में उनको स्टोर कराऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी स्ट्रिंग के कैरेक्टर अगर एक बार स्टैक में स्टोर हो गए हैं तो अब मुझे इस स्ट्रिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं इसी स्ट्रिंग में आउटपुट वाला स्ट्रिंग, मतलब कि रिवर्स करके भी स्ट्रिंग दूंगा। तो मुझे सबसे पहले एच कैरेक्टर मिल रहा है पॉप करके, वो मैं यहां स्टोर कर लेता हूं। देन एस मिलेगा, वो मैं सेकंड पोजीशन पे स्टोर करता हूं। फिर यू मिलेगा, देन आर मिलेगा एंड देन ए मिलेगा। तो जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक मैं स्ट्रिंग इस स्टैक में से आइटम्स को पॉप करूंगा और पॉप किए गए आइटम को स्टैक में या इस स्ट्रिंग में डालता रहूंगा 1 बाय 1। जैसे ही मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, इस स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर को मैं नल सेट कर दूंगा। हर स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर नल होता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो हम इस एल्गोरिथम के करस्पॉन्डिंग गिवन स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं और रिवर्स करने के बाद जो आंसर है उसको भी सेम स्ट्रिंग में दे रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, पैलिंड्रोम चेक यूजिंग स्टैक। मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है, वो नंबर है 12321। ये नंबर एक पैलिंड्रोम है। और ये नंबर पैलिंड्रोम क्यों है? क्योंकि अगर मैं इस नंबर को रिवर्स कर दूं तो ये नंबर सेम नंबर आ जाता है। इसी तरह से स्ट्रिंग में भी हम मान सकते हैं कि पैलिंड्रोम हो सकता है। लेट्स से हमारी एक स्ट्रिंग है ABCBA। ABCBA मेरी एक स्ट्रिंग है जो कि पैलिंड्रोम है, क्योंकि अगर हम इसको रिवर्स करें तो इसको रिवर्स करने के बाद
इस स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद मुझे सेम स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि इस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को एक एक करके स्टैक में पुश कर लेते हैं। सो ए बी सी बी ए, वन बाय वन हमने इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को स्टैक में पुश कर लिया। स्टैक में पुश करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि स्टैक से एक एक एलिमेंट को पॉप करेंगे, लेकिन कंडीशनल पॉप करेंगे। कंडीशनल पॉप मतलब क्या है कि हमने ये देखा कि स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है। अगर इस टॉप एलिमेंट का मैच फर्स्ट कैरेक्टर से है, जैसे कि इस ए का अगर मैच ए से है, तभी हम पॉप करेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया कि आपने लास्ट एग्जांपल में देखा कि अगर आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए आप एक एक करके पॉप कीजिए और पॉप किए गए एलिमेंट्स को नई स्ट्रिंग में स्टोर करते चलिए, आपको स्ट्रिंग रिवर्स मिल जाती है। इसका मतलब है कि ये जो कैरेक्टर है वो स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर है। तो हमने लास्ट कैरेक्टर और फर्स्ट कैरेक्टर को मैच कराया। अगर लास्ट कैरेक्टर और फर्स्ट कैरेक्टर का मैच हो गया तो इसका मतलब है कि ये पैलिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी है, तो हम इसको पॉप कर देते हैं। इसके बाद मेरे पास बी है, फिर मैंने बी को सेकंड कैरेक्टर से चेक किया, स्टैक टॉप को सेकंड कैरेक्टर से चेक किया। अगर मैच है तो इसका मतलब है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द पैलिंड्रोम, तो हम इस एलिमेंट को पॉप कर देते हैं। तो इसी तरह से हम जब एक एक एलिमेंट को पॉप करते चलते हैं और अगर लास्ट में मुझे एम्प्टी स्टैक मिल जाए तो इसका मतलब है कि दिस इज एन इंडिकेशन दैट द गिवन स्ट्रिंग वाज अ पैलिंड्रोम। तो यही टास्क आपने यहां पे किया है, आपने स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को स्टैक पे पुश कर दिया। फिर आपने जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब तक आपने ये चेक किया कि क्या स्ट्रिंग का जेथ कैरेक्टर स्टैक टॉप के इक्वल है। अगर ऐसा है तो स्टैक को पॉप कर लीजिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ब्रेक कर जाइए। अगर मैच नहीं होता इसका मतलब कि वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो आप ब्रेक कर जाइए। अगर लास्ट में मुझे एम्प्टी स्टैक मिलता है तो इसका मतलब कि पैलिंड्रोम था, गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम था, अदरवाइज हम ये मानेंगे कि हमारी गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। नाउ अगर मुझे किसी गिवन नंबर, कोई डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 9 है जिसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 9 को बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका मॉड्यूलस 2 ले लेते हैं और मॉड्यूलस 2 लेने से मुझे 1 मिलेगा। इस 1 को मैं स्टैक पे स्टोर कर लेता हूं और अगर मैं इसको डिवीजन बाय 2 करूंगा तो मुझे एक एलिमेंट मिलेगा, वो मिलेगा 4। मैं नेक्स्ट स्टेप में 4 मॉड्यूलस 2 करूंगा, 4 मॉड्यूलस 2 से मुझे मिलेगा 0 और मैं 0 को स्टैक में स्टोर कर लूंगा। इससे मुझे मिलेगा 4 डिवाइड बाई 2 में अगर करूं तो अब मुझे 2 मिलेगा। अब मैं 2 मॉड्यूलस 2 अगर करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, तो मैं 0 को स्टोर कर लेता हूं स्टैक पे। फिर 2 डिवाइड बाई 2 में करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। फिर मैं 1 मॉड्यूलस 2 करता हूं, 1 मॉड्यूलस 2 से मुझे 1 मिलेगा, इस 1 को मैं स्टैक में स्टोर कर लेता हूं। फिर मैं 1 डिवाइड बाई 2 करूंगा जिससे मुझे 0 मिलेगा। तो मैं वेट कर रहा था जब तक कि मेरे पास डिवीजन से 2 से रिपीटेड डिवीजन करने से नंबर 0 ना आ जाए। इसके बाद मैं क्या करूंगा, स्टैक को 1 बाई 1 पॉप कीजिए और डिस्प्ले कर दीजिए। सबसे पहले 1 आएगा, ये वाला 1, देन इसके बाद पॉप करेंगे 0 मिलेगा, देन आप पॉप करेंगे ये वाला 0 मिलेगा, देन आप पॉप करेंगे ये वाला 1 मिलेगा। तो डेसिमल को आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया और यही इक्विवेलेंट है बाइनरी इक्विवेलेंट। सो आपने क्या किया, एक स्टैक ले लिया, उसको इनिशियलाइज कर लिया। जब तक गिवन डेसिमल नंबर 0 ना हो जाए तब तक आप इस नंबर का 2 से मॉड्यूलस फाइंड कीजिए और उसको स्टैक में स्टोर कर लीजिए। और इसके अलावा एक स्टेप मुझे करना है कि उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए ताकि वो नंबर रिड्यूस होता रहे हर बार। जब ये नंबर 0 हो जाएगा तो मैं ये ऑपरेशन, पुश वाला ऑपरेशन रोक दूंगा और 1 बाई 1 पॉप करूंगा स्टैक को और जो एलिमेंट मैं पॉप करूंगा उसको उसी टाइम पे डिस्प्ले कर दूंगा। तो जिस सीक्वेंस में आपने नंबर्स को प्रिंट किया है वही आपका बाइनरी सीक्वेंस है। इसी तरह से आपको अगर ऑक्टल फाइंड करना हो किसी गिवन नंबर का तो आप 2 की जगह 8 से डिवाइड कर दीजिए और रिपीटेड डिवीजन विद 8 कर दीजिए। जब तक नंबर 0 ना आए तब तक आपको स्टैक में स्टोर कराइए और उसके बाद फिर डिस्प्ले करा दीजिए, 1 बाई 1 पॉप करते रहिए और डिस्प्ले कराते रहिए आइटम्स को। सिमिलरली आप गिवन डेसिमल नंबर का हेक्साडेसिमल भी फाइंड कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल फाइंड करने के लिए आपके पास एक नंबर है
और उस नंबर को जो आप डिवाइड करेंगे 16 से, लेट से आपके पास एक नंबर है 1 2 3 4, अगर आप इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो रिमाइंडर है वो आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ, 10 11 12 13 14 और 15। अगर आपके पास नंबर्स 0 1 2 में से कुछ भी आए, 0 से 9 तक कुछ आए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली स्टोर करा सकते हैं स्टैक पे। लेकिन अगर आपके पास 10 11 12 13 14 आए, इस तरह का डाटा आइटम आए, तो आपको क्या करना चाहिए, 10 के कॉरस्पॉन्डिंग ए माना जाता है, 11 के कॉरस्पॉन्डिंग बी माना जाता है, 12 के कॉरस्पॉन्डिंग सी माना जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आपको करना क्या है कि इन नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी सी डी ई एफ जैसी वैल्यूज प्रिंट करनी है। तो आपने एक नंबर लिया जो कि डेसिमल है, उसको रिपीटेडली डिवाइड किया 16 से, और 16 से डिवाइड करने के बाद जो मॉड्यूलस आया उसको आपने स्टोर कर लिया स्टैक पे, आपने पुश कर लिया स्टैक पे, और उस नंबर को 16 से डिवाइड करके उस नंबर को छोटा कर लिया। रिपीटेडली आपने 16 से डिवाइड करके इस नंबर को छोटा किया जब तक कि ये नंबर 0 ना हो जाए। जैसे ही नंबर 0 हो जाएगा इस ऑपरेशन को आप रोक देंगे, एंड देन हमारे पास प्रिंटिंग की बारी आई। प्रिंटिंग के लिए आपको क्या करना है, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब तक आप स्टैक को पॉप कीजिए, और पॉप करने के बाद कौन सा हेक्साडेसिमल कैरेक्टर प्रिंट होगा इसके लिए एक एरे को रेफर कर लीजिए। अगर आपके पास x की वैल्यू 10 है तो इस एरे में आप 10th वैल्यू को रेफर कीजिए जो कि a होगी, और उसको प्रिंट कर दीजिए। इसी तरह से अगर मेरा x की वैल्यू 14 है तो इस हेक्स एरे में a14 को रेफर कीजिए या हेक्स 14 को रेफर कीजिए, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको e मिलेगा। तो इस तरह से आप किसी गिवन डेसिमल नंबर का हेक्साडेसिमल फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल पैरेंथेसिस चेक का, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पैरेंथेसिस है, ये एक बैलेंस पैरेंथेसिस का एग्जांपल है जिसमें कि 2 ओपनिंग पैरेंथेसिस हैं और 2 क्लोजिंग पैरेंथेसिस हैं। तो आप अगर स्टैक में ओपनिंग पैरेंथेसिस को पुश कर दीजिए और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के ऑकरेंस पे पॉप करना स्टार्ट कर दीजिए, तो अगर लास्ट में स्टैक एम्प्टी मिले तो इसका मतलब है कि आपका पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें कि ओपनिंग की संख्या 3 है और क्लोजिंग की संख्या 2 है, तो हर ओपनिंग पैरेंथेसिस के लिए आप इसमें पुश करेंगे। 3 ओपनिंग पैरेंथेसिस हैं आपके, क्लोजिंग के कॉरस्पॉन्डिंग आप रिमूव करेंगे, 2 क्लोजिंग है आपने रिमूव कर लिया, आपके पास केवल एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस इस स्टैक में बचता है। तो अगर बचने के बाद आपके पास स्टैक एम्प्टी नहीं है स्ट्रिंग के एंड पे, तो इसका मतलब है कि ये स्टैक या ये जो स्ट्रिंग है वो बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं है। इसी तरह से ऐसा भी पॉसिबल है कि स्टार्टिंग में आपके पास नंबर ऑफ पैरेंथेसिस कम हो और क्लोजिंग पैरेंथेसिस ज़्यादा हो, तो उस केस में रिमूवल के लिए आपके पास कोई भी डाटा एलिमेंट नहीं होगा। अगर आप ओपनिंग को पुश करें, क्लोजिंग के कॉरस्पॉन्डिंग आप पॉप करेंगे, तो थर्ड क्लोजिंग के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास कोई भी पॉप करने के लिए एलिमेंट नहीं होगा। उस केस में भी आपको डिक्लेयर करना होगा कि आपका गिवन स्ट्रिंग एक बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं है। असाइनमेंट के लिए आप एक क्वेश्चन ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें कि ब्रैकेट्स भी हैं और कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है और पैरेंथेसिस भी है। आपको चेक करना है कि इनका ऑर्डर सही है या नहीं। अगर स्क्वायर ब्रैकेट सबसे पहले ओपन हुआ है तो सबसे लास्ट में इसको क्लोज होना चाहिए। अगर कर्ली ब्रैकेट सेकंड नंबर पे ओपन हुआ है तो इसको सेकंड नंबर पे ही क्लोज होना चाहिए। अगर मेरे पास एक एग्जांपल ऐसा हो तो ये बैलेंस नहीं है। अगर आपके पास ऐसा एग्जांपल हो तो ये भी बैलेंस नहीं है। तो आपको एक एल्गोरिथम लिखना है जिससे कि आप ये चेक कर पाएं कि गिवन स्ट्रिंग एक करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के हिसाब से डिपेक्ट करता है या नहीं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक देखा, स्टैक के एप्लीकेशंस देखे, स्टैक के कुछ एल्गोरिथम्स हमने डिजाइन किया, स्टैक के प्रिमिटिव ऑपरेशंस के बारे में जाना। आगे के लेक्चर में हम लोग इन स्टैक के प्रिमिटिव ऑपरेशंस को एरे और लिंक लिस्ट की मदद से डिजाइन करेंगे। धन्यवाद।